कॉमर्स एक्सिस इग्नू कोर्स। आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी क्लास में जल्दी ख़त्म कर देंगे। टॉपिक्स मतलब बड़े बड़े वाले हैं भी नहीं, छोटे छोटे वाले बचे हुए हैं जिन पे या तो शॉर्ट नोट आ सकता है, वरना 20 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही कम है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल की वीडियोस देखते हैं, बहुत बड़ा पाप है भाई। हाँ, पाप तो नहीं करोगे ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोस को लाइक किया करो, दूसरे बच्चों तक शेयर भी किया करो, ताकि जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को क्या हो कि उन लोगों को भी हेल्प हो, और वो लोग आप लोग को क्या कर सके, मतलब आपको अप्रिशिएट करेंगे ना बाद में कि भाई तेरी वजह से मैं क्या हुआ, पास हो गया। तो चलो, अपने लोगों ने जैसे MCQ 4 की हमारी लास्ट क्लास रही है आज की, ठीक है। हम 7 क्वेश्चन करके पहले कर चुके हैं, और आज की क्लास में 5 क्वेश्चन हैं। कोई बहुत बड़े बड़े या ऐसे क्वेश्चन नहीं हैं जो मुझे मतलब लगता है कि मुझे आप लोगों को बताने चाहिए, बट स्टिल मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब अगर कोई भी कंसेप्ट इसमें से आपको नहीं आता हो तो आप लोग का वो कंसेप्ट रह जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना कंसेप्ट। देखो, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ WTO इन ग्लोबलाइजेशन, कि भाई WTO कब आया, किस ईयर में आया, क्या क्या WTO की कंडीशंस थी। ठीक है, ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर इसकी ये बात हो जाती है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ पूरी दुनिया भर में, तो WTO किस तरीके से अपना क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा कि WTO ने क्या क्या रोल्स प्ले कर रहा है आज के टाइम पे, और स्टार्टिंग में भी क्या क्या किए थे, है ना, ये सब हमारे क्या होता है। तो इसके अंदर देखो, फिर हमारे क्या आता है, डिफाइन गेट्स। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, WTO ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या रोल प्ले किए। तो अभी हम लोग बस क्वेश्चंस की रीडिंग करते हैं ना जिस तरीके से, तो वो कर रहे हैं। फिर क्या आता है, डिफाइन गेट्स। WTO से पहले किस तरीके से गेट्स चलता था। ठीक है, तो जब देखो डिफाइन गेट्स आ जाएगा ना कि जो 10 नंबर का या फिर 20 नंबर का, तो उसमें हमको उरुगे राउंड और WTO तक पूरा लिख के आना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, मतलब उसमें कि आपका एग्जामिनर ये सोचे कि भाई अगर ये वाला कंसेप्ट और लिख देता, ये वाला पॉइंट और लिख देता, तो मैं इसको पूरे नंबर दे देता। मैं बताऊंगा भी आपको किस तरीके से लिखना है। फिर हमारा क्या आता है, डिफाइन रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्री। तो भैया फॉरेन कैपिटल क्या, या फिर जिसको हम कहते हैं कई बार FDI, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसी को हम फॉरेन, यहाँ पे फॉरेन होना था। ठीक है, तो ये फ़ोन हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे मतलब इकोनॉमिक सिनेरियो को, तो हमारी इंडिया में FDI का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला चल रहा है ना। FDI का ये हो गया, FDI का ये हो गया, सर आप क्या कर रहे हो, ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की। भाई ये सब मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस है। हो सका तो मैं आप लोगों के लिए किस पे एक FDI के पॉइंट्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा भी हाल फिलहाल में, थोड़ा जल्दी में। ठीक है, तो ये 4 तारीख के बाद में मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, जिसमें हम लोग क्या FDI के ऊपर पूरी एक गहन चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसमें मतलब नीचे कमेंट करके बताओ कि सर, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो यार, मुझे आप लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर कॉमर्स के स्टूडेंट इस बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। हाँ, फिर हम रोते हैं कि मतलब इंजीनियर्स हमारी सारी पोस्ट खा गए। तो चलो भाई, इंजीनियर्स का तो वो अलग चीज़ है, जब ओपन कंपटीशन है तो हर कोई इसमें इनवाइटेड है। बट ये बात है कि हाँ, अगर हम लोग कॉमर्स के हैं तो हमें अपने कॉमर्स की चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें अपनी स्किल्स को ऐसा डेवलप करना चाहिए कि आने वाले समय पे सरकार भी ये चीज़ सोचे कि हाँ भाई, कॉमर्स की जो जॉब्स हैं वो कॉमर्स के लिए सिक्योर करो, और जो साइंस की जो जॉब्स हैं उनको साइंस में रखो। क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉमर्स की जॉब्स होती है ना जिसमें साइंस वाले बच्चे भी इन्वाइटेड होते हैं, बट हमारे लिए कोई भी जॉब इस तरीके से ओपन नहीं रहती जो कि साइंस वाले बच्चों के लिए ओपन रहती है। तो हम मतलब ये सब चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं थोड़ी, तो हमको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो हमारा क्या आता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FDI। कि FDI के देखो, अभी इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो FDI क्यों ज़रूरी है इंडिया पे, इसकी मैंने एक वीडियो भी बना के डाली हुई है आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, उस वाली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप मतलब मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट कि आप लोग उसको देखो, और हम लोग क्या करें कि मतलब एक क्लास में वो सब बताना मतलब वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है इतना सारा। क्योंकि क्या होता है कि हमारी क्लासेस तो भैया 20 से 25 मिनट की है ना, और हमको टॉपिक्स कितने चाहिए कम से कम कवर करने के लिए, कितने चाहिए बताओ मुझे आप। हमको टॉपिक्स तो भैया चाहिए कम से कम 6 से 7। तो इस तरीके से क्या है, FDI आप लोगों को किस में रहती है कि उस वाली क्लास में मैंने पूरी अच्छी से समझा रखी है, तो आप लोग वाली क्लास देख सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगा, आप लोगों को लिंक दे दूँगा। फिर हमारा क्या आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। 10 नंबर का क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन मतलब नहीं आया पेपर में, तो इसका मतलब एग्जामिनर अच्छे मूड में नहीं था, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आ गया तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो चलो अपने क्वेश्चंस के अब आंसर्स को स्टार्ट करें।
और कोई भी डाउट आउट होता है ना तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली क्लास में क्या करूँगा, उसको क्लियर कर दिया करूँगा। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, व्हाट इज़ द रोल ऑफ WTO इन ग्लोबलाइजेशन। इसमें आज देखो, आज जितने भी क्वेश्चन हमारे आए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में हैं, बुक नंबर 5 से हैं, ठीक है। अब आप इसमें से ढूंढ लेना, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को इसमें क्या करता हूँ, डेफिनेशंस बताता हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ WTO इन ग्लोबलाइजेशन। WTO का रोल क्या है ग्लोबलाइजेशन में। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट जो यहाँ पे आ गया है गलती से, इसको यहाँ पे आना था, टू प्रोवाइड अ फॉरम फॉर नेगोशिएशन। जैसे मानो कोई भी दो कंट्रीज हैं, एक इंडिया है एक चाइना है, ठीक है। ये दोनों ट्रेड करते थे, चाइना इंडिया से ज़्यादा मतलब इंडिया में माल भेजता था, तो हमारे क्या ट्रेड डेफिसिट रहता था इंडिया में। तो ट्रेड डेफिसिट रहता था तो इंडिया ने बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ में व्यापार नहीं करेंगे, आप लोग क्या करते हो हमारे ऊपर तो ट्रेड डेफिसिट कर देते, तो हमारा उतने तो प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, WTO इसमें क्या काम करेगा, WTO दोनों की बातें सुनेगा कि भाई आप इधर आओ, हमें बताओ क्या बातें हुई हैं, ठीक है। वो कुछ बात बोलेगा, इंडिया कुछ बात बोलेगा, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन करवाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड बढ़ता है। फिर हमारा क्या आता है, टू एडमिनिस्टर द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे ये क्या है, ट्रेड रिव्यू का एक मैकेनिज्म है जो ये देखता है कि कितना ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। ये देखो हाल मतलब WTO बहुत सारी रिपोर्ट्स भी अपनी जारी करता है, जिससे क्या होता है कि इंडिया में देखो, अगर रिपोर्ट जारी करेगा तो इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा उससे, इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा उससे, मुझे आप ये बताओ। इससे ये फ़ायदा होगा कि भाई आप किस ओर जा रहे हैं, है ना। हमारे टेस्ट क्यों होते हैं, हमारी रिपोर्ट कार्ड क्यों बनती है, क्योंकि हमको पता रहता है कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं और हमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। तो जब WTO क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को जारी करेगा, तो इससे इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब जो गरीब कंट्रीज़ हैं, थोड़ी अपने आप खुद से इतनी ज़्यादा रिपोर्ट या रिसर्च नहीं कर सकती, तो वो लोग इसमें कहीं ना कहीं अपने देखती हैं और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करती हैं। टू कॉपरेट एज अप्रोप्रिएट विद द IMF, और ये IBRD की हमारा वर्ल्ड बैंक है और IMF अलग होता है, ठीक है। तो दोनों की कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसके पे एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि IMF और IBRD का मतलब इन सबके मतलब क्या होते हैं, और वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने वो आते हैं, डिफरेंट उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपके लिए बना दूंगा। एंड इट्स एफिलेटेड एजेंसीज, और उसकी जितनी मतलब और भी बहुत सारी एजेंसीज होंगी जो उसके साथ में जुड़ी हुई होंगी, तो उन सब के लिए क्या करता है, ये एक कॉर्पोरेट की तरह काम, कॉर्पोरेट मतलब उनके साथ में मिलकर काम करता है। और इनसे क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पे हमारी कहीं ना कहीं ट्रेड बढ़ता है। तो जब ट्रेड बढ़ेगा, देखो वर्ल्ड में ना, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए या फिर आपको मतलब वर्ल्ड में पीस चाहिए, तो आप भैया कॉमर्स को बढ़ावा दो। साइंस को तो बढ़ावा के देखे हमने देख लिया ना मतलब साइंस वालों की बुराई नहीं कर रहा, बट बताऊं तो जैसे मिसाइल्स, बम, न्यूक्लियर बम, ये बम वो बम, है ना। तो कॉमर्स को बढ़ावा दो भैया, इकोनॉमीज को ग्रो करो, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमीज बढ़ेंगी, अगर आपके यहाँ पे ट्रेड बढ़ेगा, कि हम ट्रेड को किस तरीके से बढ़ाएं, लोगों को किस तरीके से जॉब दें, अपने इकोनॉमिस्ट को किस तरीके से बूस्टअप करें, तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब लोगों के पास में काम धंधा होगा, तो कहते नहीं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो जब लोगों के पास में काम होगा, उनका दिमाग बटा हुआ रहेगा, तो वो इन सब चीज़ों की तरफ कम जाएंगे, और हम लोग कहीं ना कहीं वर्ल्ड में पीस को ला सकते हैं। किसके द्वारा, हम लोग कॉमर्स के द्वारा। किसी की तारीफ या फिर बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आप मतलब साइंस वालों के बच्चा देखे तो कहे कि यार ये तो मतलब हमारी बुराई है, भाई बुराई नहीं है, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि कॉमर्स के थ्रू आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो और कहीं ना कहीं मतलब ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हो। तो जब आप ट्रेड को बढ़ावा दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली भैया लोगों के पास में काम आएगा, और जब काम आएगा तो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं बनेगा, ठीक है। फिर क्या था हमारा अब देखो गेट्स, तो गेट्स क्यों था, तो गेट्स के आने के पीछे लॉजिक यही था कि भैया आप लोग दुनिया में ट्रेड को बढ़ावा दो। जो हमारा वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद से फिर क्या, उसके बाद से तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी ना, किसकी, कॉमर्स की, कि आप लोग ट्रेड को बढ़ावा दो, क्योंकि ट्रेड ही है जो क्या कर सकता है, दुनिया में शांति को ला सकता है। तो जब हमने ट्रेड को लाना स्टार्ट किया और ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहली जो एजेंसी बनी वो गेट बनी कहीं ना कहीं 1948 में। वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, सेकेंड वाला GA का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग तैयारी करते हो ना, तो देख के रखने का कि वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक आया, IMF आए, ठीक है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो थी हमारे, जो हम जानते हैं, कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट है तो जानेंगे भाई। तो जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आया तो उसने बोला कि भैया हम वर्ल्ड बैंक तो बना दिया, सब कंट्रीज को हम लोग लोन तो प्रोवाइड करा देंगे, बट कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, वर्ल्ड में ट्रेड हो सके, ठीक है। तो WTO नहीं, सबसे पहले आया था हमारे गेट। तो जब गेट आया तो गेट में क्या था, गेट में सिर्फ और सिर्फ क्या थे, हमारे गुड्स को इंक्लूड किया गया था, हमारी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ
कि जब हमारे गुड्स को इंक्लूड नहीं किया गया तो फिर जब 1980s तक आते थे, क्या हमारा सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा बूस्ट कर गया कि हमको कहीं ना कहीं सर्विस को इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, गेट्स कहीं ना कहीं फेल हुआ, तो हमारा क्या है, WTO आया। तो अगर पूछा जाता है आपसे WTO और गेट्स में मतलब सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्या था, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कि WTO में हमारी सर्विसेज को इंक्लूड किया गया था, वहीं पे जो गेट था उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ट्रेड होता था। ठीक है, चलो। तो देखो अब इसमें क्या था, जब आप पेज नंबर खोल लो इसका 33, बुक नंबर 5 का। ठीक है, खोल लिया। चलो अब मैं इसमें आपको बताऊं कि देखो आप लोगों को इसमें प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय गेट पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, मोस्ट फेवर्ड नेशन जो अभी चल रहा है, ठीक है। इंडिया बार बार टैक्स भी हटा देती है, किसके साथ में, जब पाकिस्तान हमारे पर बमबारी करता है, फिर हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसके ऊपर से टैग हटा देते हैं, फिर उसके साथ में ट्रेड कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन हमको इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ना पाकिस्तान का, तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग हटाने से या फिर उसके अंदर ट्रेड बंद करने से उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जितना कि हमको कुछ मतलब और चीज़ें सोचनी चाहिए। ये सब सोचना हमारे बस का नहीं, क्योंकि हम तो वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नहीं। फिर उसके बाद में क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, आपने कोटा सिस्टम लेकर आया कि भैया हम इस वाली कंट्री से इतना ही गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कंसल्टेशन कि आप लोग की कोई ऐसी कंट्री है जो क्या है, गरीब है, ठीक है, जिसको ज़रूरत है किसकी, ट्रेड बढ़ाने की, लेकिन उसको मतलब मैकेनिज्म नहीं है उसके पास में, इतनी उसके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो लोग क्या कर सके, अपना उसको बढ़ा सकें ट्रेड को, तो उनके साथ में कंसल्ट करना। फिर उरुगे राउंड कॉन्फ्रेंस, अब देखो ये गेट में थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उरुगे राउंड कॉन्फ्रेंस की ही वजह से क्या आया था, हमारा WTO आया था, ठीक है। WTO हमारा कब आया, 1995 में, और इसके अंदर कंट्रीज कितनी थी, 125 कंट्रीज थी। और WTO मैंने ऊपर पढ़ा है ना, सब आपको लिख के आना, ठीक है। WTO हमारा कब आया था, 1995 में, और इसके अंदर सिग्नेचरी कंट्रीज कितनी थी, 125 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया वाज ऑलवेज ऑल्सो द कंट्री इन दैट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंडिया भी उसमें अपने उस वाले कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, प्लस इंडिया उसके अंदर अपना एक पार्टिसिपेटरी था, जब हमने 125 कंट्रीज के साथ में। तो देखो आप लोग को इसमें पढ़ना है, बुक नंबर आप पेज नंबर 34 खोल लेना, उसमें आपको WTO के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये पढ़ लिया आपने, गेट्स में यही सब लिख के आ जाना है, ठीक है। आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका गेट का। फिर क्या आता है आपका, डिफाइन रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है, किसी क्वेश्चन के साथ में चिपक के आएगा ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो फिर 10 नंबर का क्वेश्चन अपना अलोन बन सकता है, ठीक है। देखो दे आर 4 मेन फीचर्स जो हैं हमारे किसके, फॉरेन कैपिटल के, तो इसको आपको तो याद रखना ही रखना है। बाकी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, क्या क्या, जैसे जितनी भी FDI की हमारी प्रॉफिट्स मतलब एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, हम वो सब कुछ इसमें क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको FDI की वजह से कम नंबर मिलेंगे। FDI और फॉरेन कैपिटल एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होता। तो स्टार्ट करें अपना आगे। द ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन सब्सटेंशियल, द बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोस इज अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, the developing countries have increasingly become recipients of FDI. The major flow of FDI to developing countries, however, is concentrated in few countries. ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारा कि हमारे फॉरेन कैपिटल से क्या होता है, सबसे पहले तो देखो जिस कंट्री में लो कैपिटल है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री होगी, हमको यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है पर कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल ही नहीं तो भैया आप यहाँ पे अपने फैक्ट्री कैसे लगाओगे, जब तक फैक्ट्री नहीं लगाओगे तब तक एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे। तो कहीं ना कहीं हमें FDI की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जब हमें FDI की जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, FDI को इंडिया में अट्रैक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर भी रही है ना। तो मतलब हर चीज़ कोई बुरी नहीं है कि हर चीज़ ये क्या बुरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है FDI को अट्रैक्ट, सो दैट कि लोगों के लिए क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। फिर क्या होता है, बल्क इन्वेस्टमेंट आएगी। हाँ भाई सही बात है, जो छोटी मोटी सी कंट्रीज होती है जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज है, यहाँ पे तो छोटी मोटी सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। जब US जैसी कंट्रीज से जहाँ पे कंपनीज है, जैसे अल्फ़ाबेट है, गूगल है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो जब ये सब लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी तो क्या लेके आएंगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी, ठीक है। फिर क्या था हमारा, और अब आज के टाइम पे तो अगर हम देखेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा बढ़ता ही जा रहा है क्या, FDI का स्कोर, क्योंकि मतलब जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है उनका बेस, और वो कहाँ पे आ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में। जैसे एशियन जो कंट्रीज हमारी, इनमें सबसे ज़्यादा बेस शिफ्ट होकर आ रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, डिफाइन रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्रीज। फिर क्या आता है हमारा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FDI। अब मैं इसका नहीं बताऊँगा,
क्यों? क्योंकि भाई इसका तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो मैं हमेशा छोड़ देता ना मैं आपके लिए, लेकिन आपको एक काम करता हूँ, इसमें आपको बुक में बता देता हूँ कि आपको कौन सा पढ़ना है चैप्टर, सो दैट आप लोगों को पता रहे। और मैं आपको बता भी देता हूँ ऑलरेडी। बुक खोलिए, तो बुक नंबर 5 ही आपको रखनी है अपनी। बुक नंबर 5 में आप लोग खोलो पेज नंबर 50, जल्दी से। अब देखो इसमें पेज नंबर 50 से आ जाओ 52 पे। इसमें एफडीआई एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एडवांटेजेस दे रखे हैं। क्या है? एफडीआई इज कैपिटल सप्लायर, कि एफडीआई जब आएगी तो अपने साथ में कैपिटल लेके आएगी और इन्वेस्टमेंट लेके आएगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी तो क्या होगा? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होगा तो क्या होगा? आपके ओवरऑल जो जीडीपी होगी उसकी ग्रोथ रेट हाई हो जाएगी। तो देखो सिर्फ एक कैपिटल सरप्लस आने से ही आपको इसमें 5 एडवांटेजेस मिल गए। किसके? एफडीआई के। फिर उसके अंदर क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन आएगा, बेटर प्रोडक्ट्स आएंगे, और क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट के रूप में उस कंट्री का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। फिर क्या था? हमारा हायर वेजेस मिलेंगे और हमारे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा। कम से कम 10 एडवांटेजेस हैं इसके। अगर एफडीआई का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना, जबकि एफडीआई का क्वेश्चन हर हाल में अटेम्प्ट करो, भले ही आपको उससे अच्छा कोई और क्वेश्चन क्यों ना आता हो, क्योंकि एफडीआई का क्वेश्चन आपको 20 में से 20 नंबर दिलवा सकता है, ठीक है। फिर क्या इसकी लिमिटेशंस आती है? तो लिमिटेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये क्या करेगा? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर देगा, नॉट नेसेसरली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देगा, क्योंकि कभी कभार ओल्ड टेक्नोलॉजी भी लेके आता है, ठीक है। डू नॉट क्रिएट हायर वेजेस करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस कंट्री के मुकाबले जहाँ पे इसका अपना बेस है वहाँ के मुकाबले यहाँ पे कम सैलरी देगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है। इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर देगा ये, और क्या कर देगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट को लॉन्ग रन के लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं है। फिर क्या आता है हमारा? ये कहीं ना कहीं मतलब मोनोपोली को क्रिएट करता है और कॉम्पिटिटिव मार्केट को खत्म कर देता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कितने? 2 मिनट में हो गए पूरे के पूरे। अब बताओ आप मुझे, इससे ज़्यादा कुछ इजी था? ये क्वेश्चन आपको 100% अटेम्प्ट करके आना है, चाहे आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन कितना भी क्यों ना आता हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेज बुक नंबर खोलो आप लोग 5 का ही, पेज नंबर खोलो जल्दी से। यह है आपका 74, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर टेक्नोलॉजी इज डिसमेंटेड फॉर कमर्शियल यूज। इट मे बी लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ द रिलेवेंट नॉलेज ऑफ द रिसिपेंट। देखो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग कोई मतलब वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करो। जैसा भी देखो हमारी कंट्री में क्या हो कि रफाल बनाए, ठीक है। रफाल बनाया क्या? आया फ्रांस से। तो जब रफाल आया फ्रांस से तो इंडिया ने बोला कि भाई आपको डसॉल्ट जो है इंडिया की, वर्ल्ड की, उसकी फ्रांस की, तो आप लोग को इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हमको बेचना नहीं है। हाँ, आप लोग को हमको सिर्फ और सिर्फ बेचना नहीं है, आपको क्या करना है? आपको हमारे यहाँ पे लाके फिर इसका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे लाके आपको क्या करनी पड़ेगी? अपनी टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, कि हमको भी कुछ फायदा हो ना, कि भैया हम तो आपसे 36,000 करोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने क्या खरीद ले? जहाज खरीद ले, ठीक है, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा ना हो। ऐसा भैया क्यों कर रहे हो? तो आप लोग क्या करो, हमारे यहाँ पे भी लाके अपने उसको इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं हमको टेक्नोलॉजी दो, सो दैट कि हमारे यहाँ पे किसी कंपनी के साथ में आके कोलैबोरेट करो, ताकि हमारी भी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो और हम भी कहीं ना कहीं क्या बन जाए, हम भी कहीं ना कहीं एक मतलब हब की तरह, एक्सपोर्ट हब की तरह क्या करें? डेवलप हो जाए, और हमको भी ये डेवलपमेंट होने का मौका मिले। हम तो आपको 36,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ, नहीं तो आप 3,000 करोड़ ही रुपए यहाँ पे लाके इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो 10,000 करोड़ ही कर दो भाई, कुछ तो करो ना। तो फिर इस तरीके से क्या करती है गवर्नमेंट, कभी कभार उसके साथ में करती है, जैसे कि डसॉल्ट के साथ में किया। और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बात बोली है कि जब भी अब किसी कंट्री का क्या होगा, मतलब हम लोग किसी कंट्री से प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उसने कहीं ना कहीं हम लोग उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के एग्रीमेंट साइन करेंगे, ताकि हमारी भी कंट्री का क्या हो? डेवलपमेंट उसमें हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलो, तो अपना क्या देखो, ये टॉपिक्स अपने ख़त्म हो गए और इसमें कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा ईजी सा टॉपिक थे इस वाली क्लास के, और आप लोग इन वाले टॉपिक सब करके जाओ MCQ 4 में, तो आपको 100% 75 क्या 80 से ऊपर नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और दूसरे अपने ग्रुप्स तक, बच्चों तक क्या कीजिए? शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए भाई, कि हम लोग मतलब किस तरीके से कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, एक फ्री बैच दे रहे हैं यार। आप लोगों को पहुँचाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए।
लेकिन सब मतलब अगर आप नहीं भी पहुंचा रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो आप सब्सक्राइब तो जरूरी कर दो और वीडियोस को लाइक करो, दूसरे से शेयर जरूर करो, ठीक है। कॉमर्स एक्सिस, आप लोगों को नाम अब तो याद हो जाना चाहिए, भाई आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ यार, अब तो भाई दूसरे तक तो पहुँचा दो ना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाकी थैंक यू सो मच। तो मैं, अच्छा हाँ सुनो एक और बात, कल मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए पहले थ्योरी खत्म कराऊँ, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फिर जो हमारा वो है दूसरा सब्जेक्ट मैनेजरियल अकाउंटिंग, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।